विपक्ष बहुत मजबूत था और विदेशों का भी बहुत दबाव था हिंदुस्तान के इनके ऊपर, क्योंकि ये कर्जदार थे। उन्होंने काम था पटवारी से लेकर रेवेन्यू बोर्ड तक जाती थी फाइल, और फिर रेवेन्यू बोर्ड और कमिश्नर कह देता था कि वापिस से तहसीलदार के पास जाना चाहिए, ये तहसीलदार को ही, नायब तहसीलदार को। इसलिए उन्होंने ऐसा अपने घोषणा पत्र में कहा है, जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी आपको एक कॉपी हम लोग दे रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रंगनारा हर 2 महीने 3 महीने में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो बड़े बड़े दंगे हुआ करते। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है, वो बेबाकी के साथ में सच्चाई को दिखाता है। इस बात के लिए हम लोगों को गर्व है, और आप लोग भी अपने कलेजे में हाथ रखकर सोच सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल में संभव है क्या। तो लोगों को नमस्कार। ये चुनाव देश को ऐसा लग रहा है कि अब हम बिल्कुल समापन किए। कांग्रेस को ये लग रहा है कि अब हम विश्व की सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को मानते थे, देश को आज़ादी में हमारा योगदान है कहते थे, मगर इस बार उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में देश को चलाने के लिए संविधान के अनुसार कोई भी एक भी बातें नहीं रखी है। उन्होंने ऐसे उटपटांग चीज़ों को उसमें डाला है जो अंबेडकर जी का अपमान है। अंबेडकर जी ने जो संविधान का निर्माण किया और उसके कारण हमारे देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की चर्चा पूरे विश्व में, हमारे यहाँ की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का कोई मुकाबला किसी विश्व में किसी देश से नहीं हो सकता। मगर ठीक विपरीत, लोकतंत्र के ठीक विपरीत उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और उसके गठबंधन की नज़र अब हमारी कमाई और संपत्ति पर, जो प्रैक्टिकल में बिल्कुल संभव ही नहीं है। और अगर मान लो असंभव को अगर हम संभव बनाने का प्रयास करेंगे, और उसमें उन्होंने पहले जनगणना की बात कही, जनगणना के बाद में उन्होंने फाइनेंशियल और आपके कितने घर है, कितने मकान है, कितनी संपत्ति है, कितना सोना चांदी है, और उसको जरूरतमंद के बीच में बांटने की बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने एक वर्ग विशेष अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए कि अल्पसंख्यक का हक इस देश पर है, ये नेहरू जी ने कहा था। और नेहरू जी ने उस समय कहा था, इंदिरा जी ने कहा, मनमोहन सिंह जी ने कहा, और उसको अभी बिल्कुल अक्षरशः फॉलो करने के लिए अंतिम अवस्था में जब कांग्रेस है, जब दो बार उसको 50 सीट से ऊपर मिली नहीं, विपक्ष के नेता बनने लायक उनके पास में सांसद नहीं है, तब उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए हैं। और ये मुद्दे इन्होंने कोई पहली बार उठाया ऐसा नहीं है। 1960 और 70 के दशक में भी उन्होंने कहा कि हम सर्वे करवाएंगे, और उस समय वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा जरूर दिया, मगर गरीबी नहीं हटी। उसके बाद उन्होंने अलग अलग मंचों में, तेलंगाना में भी अभी राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में भी कहा, राजस्थान की सभा में भी कहा कि हम सर्वे करवाएंगे, और सर्वे करके अगर गांव में अगर उसका पक्का मकान है और शहर में अगर उसका मकान है तो वो मकान हम अपने सुविधा अनुसार उसको बांट देंगे। 1960 और 70 के दशक में उन्होंने कहा था कि एक कमाई का एक फिक्स हिस्सा 18% आपको, हम जहां कहेंगे वहां आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और वो डिपॉजिट 3 साल बाद वापस ले सकते हो, 10 साल बाद वापस ले सकते हो, 5 साल बाद वापस ले सकते हो। किस स्कीम के तहत आप वापस ले सकते हो, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और इस नियम को उन्होंने लागू करने का प्रयास किया, मगर उस समय भी विपक्ष बहुत मजबूत था और विदेशों का भी बहुत दबाव था हिंदुस्तान के इनके ऊपर, क्योंकि ये कर्जदार थे। उन्होंने भी कहा कि इससे विश्व के सबसे बड़े देश में, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, और वहां पर ऐसी स्थिति निर्मित हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर की कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और उसके कारण उन्होंने नहीं कहा, मगर अब देखा कि 2 बार हम 40-50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं, और इस बार तो मोदी जी ने करिश्मा कर दिया। धारा 370 हटाने के बाद में खून खराबा हो जाएगा कहा गया, कश्मीर में, लद्दाख में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा 35A हटाओगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये हमारे समाज के संस्कृति के साथ, हमारे धर्म, हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। 3 तलाक हट गया, न कोई मुल्ला सामने आया, न कोई मौलवी सामने आया, न कोई जनता सामने आई, बल्कि आज यूपी में 50,000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक कानून से अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से अपना
स्वाभिमान के साथ में अपना वैवाहिक जीवन बिताने के कारण आज 50,000 से भी ज्यादा महिलाएं यूपी में आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रही है। और इस कारण इनको ये लगा कि जो असंभव काम था, पटवारी से लेकर रेवेन्यू बोर्ड तक जाती थी फाइल, और फिर रेवेन्यू बोर्ड और कमिश्नर कह देता था कि जी वापिस से तहसीलदार के पास जाना चाहिए, ये तहसीलदार को ही, नायब तहसीलदार को सुनने का अधिकार है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में मामला जाता था अयोध्या मंदिर का, और फिर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ या हाई कोर्ट कह देता था कि ये लोअर कोर्ट में ही चलने योग्य है। और ऐसे करके कई दशक बीत गए, मगर मात्र 6 महीने के अंदर पुरातत्व विभाग के द्वारा, अन्य विभाग के द्वारा ऐसे अच्छे ढंग से वहां प्रस्तुत किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संविधान पीठ के 5 जज के द्वारा सर्वानुमति से वहां पर जजमेंट दिया गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म वहीं हुआ है, उनका भव्य मंदिर वहीं था और वो मंदिर वहीं बनना चाहिए, और मुसलमानों की जो बाबरी मस्जिद के नाम से जो ढांचा है उसके बदले में उनको अयोध्या के बाहर, सरयू नदी के बाहर में मिलेगा। फिर इन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए तो हिंदुस्तान में तबाही आ जाएगी। हिंदुस्तान में तो तबाही नहीं आई, बल्कि अबू धाबी में और भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनाने का साहस अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए उन्होंने ऐसा अपने घोषणा पत्र में कहा है, जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी आपको एक कॉपी हम लोग दे रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रंगनाथ मिश्रा जो बहुत बड़े न्यायाधीश भी थे और बाद में सांसद भी बने, उन्होंने भी कहा। और उसके बाद में आज पूरी की पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की मांग है, मतलब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में खासकर अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ में कहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हिंदुस्तान में इतने लंबे समय तक केरल में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों का भी शासन रहा, जबकि कम्युनिस्टों की नीति ये थी, मगर कम्युनिस्टों ने भी इतनी गलत हरकत नहीं की जितनी गलत हरकत सिर्फ सत्ता के लोभ के कारण हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में कैसे विभाजित हो चुके हैं। पश्मीना जो मुसलमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के व्यवहार और उनके द्वारा बिना पक्षपात के जो सर्वहारा वर्ग के लिए, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे जनधन योजना का हो, चाहे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत खाता का हो, चाहे अन्य जितनी सब्सिडी हो, जितनी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो कोरोना कार्यकाल से लेकर जितनी बातें कही गई है, वो देखते हुए मुसलमान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको डराया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो खा जाएगी तुमको बर्बाद कर देगी, तुमको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और उन्होंने देखा कि 10 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, और इसके पहले कानपुर में, बरेली में, टांडा में, गाजियाबाद में, फर्रुखाबाद में, हर जगह हर 2 महीने 3 महीने में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो बड़े बड़े दंगे हुआ करते थे, संभलता नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां खराब हो जाती थी, सेना को बुलाना पड़ता था। मगर इन 10 वर्षों में जहां पर मुसलमान 65% से ऊपर है, वहां पर भी कहीं कोई वहां पर आंदोलन, प्रदर्शन या कोई वहां पर भी खून खराबा नहीं हुआ। और जहां पर 5% और 1% की भी आबादी है मुसलमान की, वहां एक मुसलमान को भी प्रताड़ित और अपमानित और जलील नहीं किया गया। और इसलिए सर्वहारा वर्ग को लेकर चलने वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार होने के कारण उन्होंने जो बातें कही है, मैं आपको काफी मिल गई है, इसलिए मैं लंबा बहुत सारी बात नहीं बता रहा हूं। वैसे ललित चंद्राकर जी, हमारे जितेंद्र वर्मा जी हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे दिलीप भाई राजा, हमारे दिनेश देवांगन जी, और आप सभी अपने मित्र हैं। आप लोगों को भी प्रथम दृष्टि में लगता होगा कि लोकतंत्र में जो चीज प्रैक्टिकल में संभव ही नहीं है, उन सब चीजों को वहां पर डालने का प्रयास किया गया। जब हम लोगों ने 1000 और मुस्लिम सामान्य महिलाओं को नारी बंधन की बात की, तो 1 लाख रुपये की बात की जा रही है, जो प्रैक्टिकल में आप लोग, मैं समझता हूं, चौथे स्तंभ है। आपके ऊपर पूरे विश्व को नाज है कि हिंदुस्तान की जो जर्नलिज्म है, हिंदुस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है, वो बेबाकी के साथ में सच्चाई को दिखाता है। इस बात के लिए हम लोगों को गर्व है, और आप लोग भी अपने कलेजे में हाथ रखकर सोच सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल में संभव है क्या? जो चीज असंभव है
और उसको ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अलग अलग मंचों में अलग अलग ढंग से जहां पर मुस्लिम बहुल्यता ज्यादा है वहां पर इस बात को और पुरजोर तरीके से वहां पर रखा जा रहा है, और इसकी हम लोग पूरे देशव्यापी हम लोग निंदा करते हैं। और आज विरुद्ध के हमारे पत्रकार बंधुओं के बीच में इसी बात को रखने के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए थे। बाकी इसमें पूरी डिटेल लिखा हुआ है, मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय क्या हुआ था, 1960 और 70 के दशक में क्या हुआ था, अभी इन लोगों ने क्या क्या बातें लिखी है और इन लोगों ने क्या क्या कहा है। और जैसे हमारी बहनें हैं, अगर विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, अगर उसके घर में अगर 5 तोला सोना है, उसका मंगलसूत्र है, उसकी अंगूठी है, उसका कोई चैन है, वो भले बाकी चीज कुछ हो जाएगी, मगर अपने सोने को अपने पति, अपने पिताजी, अपने परिवार वाले को कभी भी बेचने के लिए अगर कोई रास्ता भी अपनाएगी तो वो बोलेगी इसको रोको, इसके बदले में ये रास्ता जरूर अपना। मगर उनका भी हम जनगणना के साथ साथ ये कराएंगे, जबकि ये कोई उस व्यक्ति ने नहीं खरीदा, ये उनको विरासत में उनको पूर्वजों ने दिया हुआ है। और जिसको हमारे संविधान में कहा गया है कि एक हिंदू महिला या एक हिंदुस्तानी जो भी किसी भी धर्म मजहब के हो, हिंदू की बात नहीं है, हिंदुस्तान की एक हाउसवाइफ के पास में 500 ग्राम सोना पूर्वजों के नाम से रह सकता है, एक जेंट्स के नाम से 250 ग्राम सोना रह सकता है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम सोना चांदी से लेकर पैसे से लेकर, अगर आप एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, आप एक तरफ मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम ज्यादा से ज्यादा बैंक से हम काम करना चाहते हैं, फोन पे से और अन्य चीज से। और इसमें यह कहा गया है कि जिसका ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे पहले हम छीनने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर पहले हम छापा मारेंगे। और उसके बाद कहीं पर भी इनके मैनिफेस्टो में यह नहीं कहा गया है कि जो बिल्कुल गरीब है, बल्कि इन्होंने तो यह कहा है कि मुसलमान दलितों से भी ज्यादा गरीब है। हम मुसलमान के विरोधी नहीं, मगर इन्होंने स्पष्ट रूप से इसमें कहा है कि मुसलमान दलितों से ज्यादा गरीब हैं, इसलिए हम मुसलमानों में उस संपत्ति को हम बांटेंगे। तो ये तो देश को विभाजन की तरफ ले जाने की तैयारी है, ये देश में अराजकता फैलाने की तैयारी है। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया है और कहा है कि हम लोगों ने इन 10 वर्षों में किसी वर्ग के साथ, कोई गरीब अमीर, किसी जाति पंथ मजहब, किसी के साथ में हम लोगों ने पक्षपात नहीं किया है। हमारी तीसरी बार सरकार आने की 100% गारंटी है और हम विश्वास दिलाते हैं इस देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को, कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसी वर्ग के साथ में हम भेदभाव नहीं करेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका प्रयास के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आने वाले ये तीसरे कार्यकाल में 2027 आते आते हिंदुस्तान विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी विश्व के तीसरी बड़ी अर्थ शक्ति में उपलब्ध हो जाएगा। और आणविक और परमाणु शक्ति और चाहे चंद्रयान में पहुंचाने की बात हो, उसमें हिंदुस्तान नंबर 1 की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसी सब बात को रखने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया था।